Pranams, pranams. I'm back. प्रणाम। प्रणाम। कैसे हैं सब? क्या चल रहा है? बात बहुत सुंदर है। वार्तालाप हो रही है हमारी। अच्छा, मुझे को आवाज कट कट के आ रही है कि सबको आवाज कटी हुई आ रही है? सबका दीक्षा की मुझे मतलब कट के आ रही थी, बाकी आएगी किसकी मुझे। ओके। अभी आपकी तो परफेक्ट आ रही है। मेरी आ रही होगी। हाँ, तुम्हारी आवाज कट रही है अभी अभी। आई अच्छे से। हाँ, अभी ठीक आ रही है। मेरी अभी सबकी हाँ, ठीक है। पहले शिप्रा की थोड़ी अरे कट रही मेरा थी, अभी अच्छे से आ रही है। भाई मेरा रिलायंस, इंटरनेट पल्लवी बीएसएनएल से है। कहो रिलायंस खरीद रही है, समझ। थोड़ा इंटरनेट ठीक करवाए। हाँ, अभी वो मैं हफ्ते दिन में फ्री पूरा का हो वाईफाई जाएगा। अग्रीमेंट भाई एकदम। कुछ पहचान लगे, हफ्ते कुछ दिन जुगाड़ बाद हो। हफ्ते दिन बाद बस मक्खन होगा। करेक्ट। चलो, आज इंडिया इज 12 को खत्म करते हैं, बहुत हो गया। हाँ, खत्म करने से पहले एक क्विक रिवीजन और इस पे फिर एक क्विक क्वेश्चन। रिवीजन बस क्या है, ये वाला था। किसी अच्छा कोई अपनी तरफ से रिवाइज कर रहा है? मैंने तो ये पूछना ही छोड़ दिया। इंडिया इज 12 में मैंने एक बार भी नहीं पूछा रिवीजन चल रहा है नहीं चल रहा है। हाँ, मेरा ये चल रहा है। चैप्टर का गड़बड़ चलता है थोड़ा, तो मैं कर रही हूँ। ओके ओके, गुड। नहीं चल रहा है तो आज चैप्टर खत्म हो रहा है, कोशिश करो कल पूरा रिवाइज कर लो। ऐसा इस चैप्टर में कुछ है नहीं कि बहुत टाइम लगेगा। इसमें तो हम एक्सपर्ट हो ही गए कि डेफर्ड टैक्स का असेट बनेगा कि लायबिलिटी। सिर्फ उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने और चैप्टर सरका देना है। तो ये चैप्टर आज फिनिश हो रहा है, इसको कल दिन में कोशिश करना कि पूरा खत्म हो जाए। अच्छा, ये डिस्कशन था। एकदम क्विक रिवीजन। एक होती है वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड होता है जिसमें सामने वाला बंदा मुझे सर्विस देगा और मेरी कंडीशंस पूरी होंगी। 3 साल में मेरी कंडीशंस पूरी होंगी, 3 साल का प्लान है। फिर क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, नंबर ऑफ शेयर्स है, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स है। मैं क्या करती हूँ, हर साल टोटल खर्चे का हर साल कुछ कुछ हिस्सा मैं SBPR रिजर्व में डालती रहती हूँ। तो मेरा यहाँ रिजर्व या लाइबिलिटी बनता रहता है, बैलेंस शीट में जाता है, जो कि क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट बनेगा और टैक्स बेस बनेगा 0। ये तो मेरे पास एक डिफरेंस आता है जो कि यहाँ पे DTA बनता है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमें हमेशा DTA बनाना है और वो इस तरह बनेगा। अच्छा, मैं कल सोच रही थी पता नहीं क्यों सर ने इसको इस तरह उल्टा सीधा करके पढ़ाया है कि होता ऐसे पर उल्टा करके याद करो। आई हैव नो आइडिया। मैंने कल खूब खोजा, मुझे इसके ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन मिला है जो कि हम आज करेंगे। उस क्वेश्चन में भी इस वर्किंग का कोई जिक्र नहीं है, वो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि असेट बनेगा कि लायबिलिटी। तो उसमें भी हमारी ये कैलकुलेशन एकदम करेक्ट स्टैंड करेगी। फिर भी बहुत डिस्टेंट थॉट है, मतलब फिर भी मान लो गलती से कभी 0.1, मतलब क्या कहना चाहिए, 0.001% चांस कि आ गया क्वेश्चन कि आप टैक्स बेस बताओ इस ईसॉप का। ठीक है, नाउ आई डोंट नो कि सर ने ये क्यों पढ़ाया था इस तरह। मान लो अगर टैक्स बेस आता है तो भाई इस तरह करके आ जाना। मैं सिर्फ इसलिए ये कह रही हूँ बिकॉज आई एम रिस्पेक्टिंग हिज एक्सपीरियंस। पता नहीं क्यों, आई स्टिल डोंट नो, बट लॉजिक ये कहता है कि इसको इसी तरह सॉल्व करना चाहिए। एकदम करेक्ट तरीका मेरे हिसाब से यही है। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे हमारा क्या था, ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे बनता है। सेकेंड ईयर पे जब हम आए थे, हमने सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव बैलेंस निकाला था 2.5 लाख। फॉर द ईयर नहीं था, ये बैलेंस शीट वैल्यू थी। क्या थी ये? बैलेंस शीट की फिगर, दैट इज क्यूमुलेटिव। इससे मेरा डेफर्ड टैक्स आया, अगेन दिस वाज आल्सो क्यूमुलेटिव। मैंने निकाला कितना इंक्रीज है 37,500 से 75,000 में, और फिर 37,500 का DTA बना दिया। आगे बढ़े, तीसरे साल में, तीसरे साल में खर्चा बुक होगा, तीसरे साल में खर्चा बुक
होगा और फिर तुरंत ही वो रिवर्स भी हो जाएगा। खर्चा बुक हुआ और फिर वो रिवर्स हो जाएगा। एट द एंड बैलेंस शीट में क्या बचेगा? ज़ीरो। ज़ीरो बचेगा। तो वही हमने लास्ट की ईयर में ज़ीरो ज़ीरो सब ज़ीरो लेना है फाइनल ईयर में। और फिर जितना भी अभी तक हम बना चुके थे अपना रिजर्व को, उसको हमें रिजर्व को नहीं, सॉरी, डेफर्ड टैक्स को, उसको हमें रिवर्स करना है। ये हमारी समरी थी विच सेज कि फाइनल ईयर लास्ट ईयर कंडीशन की डेट पर सब कुछ ज़ीरो कर दो और जितना अभी तक बना चुके थे उसको रिवर्स कर दो। ये था मेरा कल का रिवीजन। इतना सबको याद आता है? किसी को कोई डाउट कि आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं। नहीं। ठीक, तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। इकलौता मुझे क्वेश्चन दिखा, इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज 8.3। ये कहता है ऑन 1st April 2001 P Limited had granted 1 crore share options worth rupees 4 crore subject to a 2-year vesting period। 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है, 4 करोड़ उनकी वैल्यू है और पीरियड 2 years है। The income tax law permits a tax deduction at the exercise date of the intrinsic value of the options. The intrinsic value of the options at 31st March 2002 was 1.6 crore and at 31st March 2003 was 4.6 CR। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है? मुझे 1 करोड़ ऑप्शंस मिले, 1 करोड़ शेयर्स मिले, उनकी वैल्यू बता रहा है मुझे। उन ऑप्शंस की, उन एक्स्ट्रा जो मुझे एज सैलरी मिल रहे हो या जैसे भी मिल रहे हो, ये ईसॉप्स मुझे मिल रहे हैं, उनकी वैल्यू 1.6 CR है। ये वैल्यू टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू से मतलब ये पर ईयर की वैल्यू नहीं है। अब 2 साल का अगर वेस्टिंग पीरियड है तो 1 साल की कितना खर्चा मैं बुक करूंगी 1.6 से? अस्सी हजार 0.8। करेक्ट करेक्ट, 0.8। 1.6 CR का 2 से, करेक्ट। तो ये हो गया मेरे पास पर ईयर का खर्चा। सो 1.6 CR इज टोटल। 31st मार्च को इसकी, अगले साल इसकी वैल्यू 4.6 CR हमने कैलकुलेट की। आगे, द इंक्रीज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस ऑन 31st मार्च 2003 was not foreseeable at 31st March 2002। The options were exercised at 31st March 2003। Give the accounting for the above transaction for deferred tax for the period ending 31st March 2 and 3। मुझे जर्नल करके देनी है। Assume that there are sufficient taxable profits available in future against any deferred tax asset। अगर DTA बनाने का अगर है तो बना लेना, आगे प्रॉफिट्स हैं। टैक्स रेट ऑफ 30% इज एप्लीकेबल टू P लिमिटेड। सिंपल सा सीधा सा सवाल है। 1.6, 4.6 और 2 साल। शायद 8.3 है ना? हाँ। हाँ ठीक, तो मुझे क्या देना है? जर्नल एंट्री देनी है। टैक्स रेट कितना है इसमें? 30%। 30%। कौन सो रहा है भाई 9:30 बजे? मैं भगवान, सितम है भैया, सितम, ठंड इतनी। चलो,
30% का टैक्स रेट है। एकदम सीधा सवाल है। अभी हमने निकाला जब 1.6 हम फर्स्ट ईयर एंड पे हैं, मुझे इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि टोटल कॉस्ट होने वाली है 1.6, समय होने वाला है 2 साल और 30% का टैक्स रेट है। फटाफट से जर्नल डालने से पहले एक वर्किंग नोट बना लो, वही अपना पुराना टेबल, आइटम, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और डेफर्ड टैक्स। आइटम है अपना ईसॉप। कैरिंग अमाउंट बताओ तो बैलेंस शीट में क्या आ रहा होगा फर्स्ट ईयर एंड में। टैक्स बेस मैं बताती हूँ, 0.8 CR. 0.8 CR। डिफरेंस मैं बताती हूँ, डेफर टैक्स तुम बताओ। 0.24। 0.24 करेक्ट। असेट है कि लाइबिलिटी? असेट है। करेक्ट। देखो बिल्कुल बढ़िया। बस अब मुझे सीधा इसकी जर्नल डालनी है और काम खत्म। जर्नल इसकी पड़ेगी 31 मार्च 2002 को। डेफर टैक्स असेट अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स एक्सपेंस P&L। ये क्या होगा? 0.24 CR और 0.24 CR। आगे अगले साल थोड़ा ध्यान से देखो, सेकेंड ईयर जो है, अगला साल जो है वो लास्ट ईयर है इसी ईसॉप का। ये फर्स्ट ईयर हमने बनाया है, जरा सेकेंड ईयर मुझे बताओ क्या फिगर्स आएंगी। 0 हो जाएगा सर। एकदम सही, सेकेंड ईयर में सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो जब सब कुछ जीरो है तो फिर डेफर टैक्स की एंट्री डालने की तो जरूरत ही नहीं है। पड़ेगी। रिवर्सल होगा। परफेक्ट परफेक्ट। 31 मार्च 2003 को हम इसका रिवर्सल कर देंगे। सेम चीज को उल्टा लिखना है। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस P&L डेबिट टू डेफर्ड टैक्स असेट अकाउंट 0.24 CR। क्वेश्चन मेरा डन है। ये सवाल पूछा है उन्होंने, सोचो तुम लोगों से तुम्हारा लेवल कहाँ जा चुका है और तुमसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मैं। इलस्ट्रेशन 4 डन है, तो अब हम नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबको समझ आया? हाँ. ठीक है। तो अब मेरा ईसॉप से सारा जितना कुछ बात करना था सब खत्म। अब हम लोग एक नए लास्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ईसॉप हो गया, अब जैसे हम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी करेंगे, ये सब क्या है, ये थोड़े दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी बिल्ड करना पड़ेगा और फिर जब हम इनका ओरिजिनल चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ हम लोग प्रॉपर डिटेल में समझेंगे। तो अभी ईसॉप में हमने समझा, ठीक है, कि कैसे करते हैं। ऐसे अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इट इज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। तो उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स उठा के लाएंगे। उसके कॉन्सेप्ट्स अपने इस डेफर टैक्स के चैप्टर में ला रहे हैं और फिर डेफर टैक्स लगाएंगे। जब फिर हम ये पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें फिर हम डेफर टैक्स के कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। फिर हम पूछेंगे कि भाई डेफर टैक्स किसी को याद है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब ऐसे घुलू मुलू चलता रहेगा इन लोगों का। लिखते हैं, ईसॉप वाले में जरा 1 लिखा ना, इसको 2 लिख दो।
ये सब थोड़े से स्पेशल केसेस नाम से डाल देना। स्पेशल केसेस का पार्ट 2, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी associate joint venture। जब तक इंड AS नहीं आए थे तब तक सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर थोड़े से क्या कहना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ शेयर बेस्ड पे काम करते थे। मतलब सब्सिडियरी माना जाता था कि अगर तुम्हारा 50% से ऊपर का कंट्रोल है तो तुम्हारी सब्सिडियरी है। एसोसिएट माना जाता था 20 से 50% तक का कंट्रोल हो, है ना। और जॉइंट कंट्रोल माना जाता था 50-50 या 25-25-25-25 सबके बराबर के जॉइंट कंट्रोल बने हुए हैं, जॉइंट वेंचर है। तो ये सारी बातें अभी पुरानी हो गई हैं, पर इसको एक समवेयर ऐसा बैकग्राउंड में आत्मा की तरह इसको घुमाते रहो। इस वक्त जो मेन किंग वर्ड है वो है कंट्रोल। आज के टाइम में, इंडिया के ज़माने में जिसके पास कंट्रोल है, भले ही तुम्हारे पास 50% शेयर ना हो, तुम 20% शेयर के साथ घूम रहे हो, पर कंट्रोल तुम्हारा है, पूरी कंपनी में तुम्हारी से है, तो हम क्या मानते हैं, तुम ही, ये तुम्हारी सब्सिडियरी है और तुम उसके पेरेंट हो। तो आज के टाइम में जो किंग वर्ड है वो है कंट्रोल। और कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के बहुत सारे कंडीशंस, आई गेस 9 से 10 कंडीशन है, जिसमें से एक होता है कि अगर मान लो मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप कंट्रोल करते हो तो आप उसके पेरेंट हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं, इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल इस बेसिक, ये जो पुराने ज़माने की बातें थी, इसको एक बैक ऑफ द माइंड ब्लूप्रिंट एक बना के चलो, ऐसा हल्का हल्का सा। एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल, एक मिनट, पानी पी ले। लिखो, क्या नाम लेना चाहिए मुझे? शैली। जेली नहीं, नाम लेते हैं जेली। जेली लिमिटेड परचेज्ड 75% stake in in कोई अच्छी कंपनी बताओ। कंपनी सोचने में ही टाइम लगा देंगे। कोई कंपनी बोलो भाई, कोई भी रैंडम, मेरे सामने कोई प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं ना, रखा है ब्राउनी। इसमें कौन। ब्राउनी। ब्राउन। कैडबरी कर दो, नेस्ले। चलो कैडबरी लिमिटेड, ठीक है। और ऑन, एक डेट डाल देते हैं, ऑन 1/4/2001 @rupees 500 CR। अच्छा, किसी ने ध्यान दिया जाकिर खान आ रहा है लखनऊ? मुझे जाना है हाँ, कैसे? मुझे जाना है। आई नो। बट उसके जो प्राइजेस है ना, टिकट प्राइजेस, वो 1300 प्लस जीएसटी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 2 टिकट में 5,000 का चूना है। हाँ, अदरवाइज मैं जाती अगर वो थोड़ा सा सस्ता होता। बट अरे हाँ आप लोगों ने हाँ रिसेंट वाला उसका स्टैंड अप कॉमेडी देखा था? हाँ, अच्छा कुछ यूट्यूब कौन। पे चल हाँ तो रहा मैंने है। देखी। मैंने देखा, मेरे लिए तो उसमें सरप्राइज था। बढ़िया दो था। आया ना। हाँ मतलब पता नहीं क्या नाम है उसमें, अचानक से मेरा नाम आता है, मुझे मजा आ जाती है।
जो नहीं, अभी मैंने ऐसे तो नहीं देखा, मैंने तो शॉर्ट्स में ही देखा है, मैं लड़कियां भेजूंगी ऐसे नहीं नहीं, करती आप 4 मिनट का। हाँ हाँ हाँ। यूट्यूब पे देखिए, मजा आएगा आपको। एक सही 24 मिनट्स का है, मुझे वो मेरी फ्रेंड्स पुराने ने भेजा था। वीडियोस है बट ज्यादा करेक्ट पुरानी करेक्ट। नहीं, अभी मतलब मैं शायद जो बोल रही हूँ वो नया है। नहीं नहीं, जो अभी रिसेंट के आए हैं ना दो, एक क्लास करके आया है और एक डेटिंग पैटर्न करके आया है। मैंने वो एक दोनों ही क्लास वाला पुराने देखा है, शोज वो जिसमें दोनों ही गीतिका का पुराने नाम शोज लेता के है। वीडियोस हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी लड़कियों के नाम लेता है वो, रश्मि का नाम हाँ लेता है। हाँ, पर वो लास्ट में वीडियोस मुझे मजा आ जाती सब सब अपडेटेड चल रहे हैं एकदम बढ़िया से। है। नहीं नहीं, उसमें इसी मेरा नाम था ना, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भेजा था, इसलिए मुझे याद है। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। वरना कहाँ वो देखने वाली थी पल्लवी। सही बात है। और मेरे साथ थोड़ा है कि आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड अबाउट माय नेम, मुझे मेरा नाम बहुत ज्यादा पसंद है। माय गॉड, ओ माय गॉड। चलो जी ऐसा चले। कुछ खास नहीं है। हाँ। हाँ मतलब ऐसा कुछ खास है नहीं नाम में, बट मुझे नहीं पसंद नहीं, अच्छा नाम है। है। अच्छा नाम है, नाम तो अच्छा है। ये मैं तो अपना नाम खुद ही बिगाड़ती फिरती हूँ, शैली का जेली। नहीं बट यहाँ पे कॉम्बो बन गया, जेडी और कैडबरी, ओ या ओ मतलब या। रिलेटेड हो गया है। काफी सिनर्जाइजिंग रहेगा ये मर्जर। चलो चलो बिल्कुल। चलो चलो, हाँ वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पे वापस। जाकिर वैसे 17 को आ रहा है ना? 17 18 दोनों को। कोई मुझे ले चलो। यार मुझे भी कोई ले चले यार, फ्री में। मैं बाद में पैसे दे दूंगी साल भर के बाद। अभी ले चलो मुझे। मेरा तो बर्थडे बीता है अभी, ले चलो। अच्छा, वो क्या हुआ, बेबी होने वाला था ना? अभी उनको कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ हो ही नहीं रहा, लेबर पेन वेन। अरे तो वो बहुत तो एडमिट हो गई थी ना। नहीं। ओके। छपरा का इंतजार भी दिख रहा है, इरिटेट हो गया। नहीं, ये मेरा भाई जबरदस्ती बीच बीच में खांस रहा है। वो एडमिट नहीं हुई, मतलब उनके रिपोर्ट सही आ रहे थे, तो वो एडमिट नहीं हुई थी। अभी वो 14th को शायद से जाए। सही है भाई। ओके, वापस वापस जेली लिमिटेड। जेली लिमिटेड ने हम परचेज लोग किया वापस है। आ जाते हैं, फिर आप ही भटका देती हो। या गिल्टी क्या? मैम गिल्टी। वो कह रही है हम लोग वापस आ जाते हैं, आप ही भटका देती हो। लेकिन ये अच्छी चीज रहती है ना। तो फिर अरे हाँ, भटकने अरे से मुझे जैसे भटकते हैं तो अचानक से याद आया 5 मिनट भटकते रहेंगे। अरे चल चलो, वापस वापस वापस। भारत दूर। अच्छा ठीक। हम्म। तो मैं क्या कह रही थी, जेली, जेली लिमिटेड, इसका हम बनाते हैं अगर एस एफ एस। एस एफ एस मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक होता है सी एफ एस, जिसमें ए प्लस बी होता है। और अगर सिर्फ ए का ए बनाओ, अलग अलग सबकी वो बनाओगे, तो ये कहलाता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसकी हम बना रहे हैं एस एफ एस ऑन डे वन। सब अकाउंट्स में लिखते हैं। सबसे पहली एंट्री मेरी होगी, तुमने किया इन्वेस्ट, ठीक है, तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन कैडबरी लिमिटेड, डेबिट, जो कि हमारी क्या है, सब्सिडियरी। टू, बैंक अकाउंट, हमने पैसा लगाया है 500 सी आर और 500 सी आर। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो गई। अब हम आते हैं टैक्स बुक्स पर। टैक्स बुक्स क्या कहेंगी? टैक्स बुक्स भी यही कहेंगी, तुमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हाँ किया है, फिर एग्जैक्टली सेम एंट्री एज अबव।
ठीक है, अगर हम इसका वो बना लें फटाफट से एक क्विक चार्ट, जो कि हमारा कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, डेफर्ड टैक्स, और यहाँ आ जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट। 500 कैरिंग अमाउंट है, 500 टैक्स बेस है, 0 डिफरेंस, 0 डेफर्ड टैक्स। ये सब है कब? डे 1 पर। ठीक है, नो डाउट। ठीक है। नहीं। ठीक, अब हम आते हैं अगले साल, या फिर अगले साल नहीं, ड्यूरिंग द ईयर। ये हमने लिया कब था? 1/4/2001 को। तब इस साल क्या गेम होता है? इन द ईयर 2001-2, Cadbury Limited earned a profit of ₹100 CR। ठीक है, और ठीक है बस। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा लिख लो और फिर मैं समझाती भी हूँ। जब भी कोई सब्सिडियरी प्रॉफिट कमाती है, और अच्छा इसमें आगे लिख देना, एंड दिस remains undistributed। जो फिर आगे की बात है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसे टच करके निकलेंगे। अगर मेरी सब्सिडियरी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कभी कोई प्रॉफिट कमाती है और अभी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब डिविडेंड की तरह उसने अभी नहीं बांटा है, तो मेरी बुक्स में क्या एंट्री होती है? अभी लिखना मत। मेरी बुक्स में एंट्री होगी, जिसने खरीदा है मतलब जेली लिमिटेड के में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट का हिस्सा, टू इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, P&L, और अमाउंट क्या होगा? वही प्रॉफिट का हिस्सा। मतलब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो मेरी बैलेंस शीट में आ रही है उसकी वैल्यू को बढ़ा दूंगी और अपने P&L को बढ़ा दूंगी। P&L में दिखाऊंगी इनकम हुई है और दिखाऊंगी इन्वेस्ट, क्योंकि क्या है, सब्सिडियरी है, वो कमा रहा है, इसका मतलब उसका कमाई का मेरा हिस्सा, मैंने यहाँ पे कितना 75% लिया है, तो उसका 75% मेरे P&L में आएगा और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेट कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। मैं दिखाऊंगी कि जितना मैंने 500 CR लगाया था, आज उस कंपनी की वैल्यू 500 CR नहीं है, उसके रिजर्व्स कितने से जितने से भी बढ़ गए होंगे, उसमें मेरा 75% का हिस्सा है। आज उस कंपनी की वैल्यू 500 CR नहीं है, बढ़ के कुछ और हो गई। तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इन्फ्लेट करती हूँ और अपनी P&L इनकम को बढ़ाती हूँ। इतना क्लियर है? जो लास्ट में आपने बोला एक बार रिपीट करो। ओके, लास्ट मैंने क्या बोला है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ गई है, मतलब पहले मैंने जब 500 CR था तब मैंने इन्वेस्ट किया था, आज उसने जब इनकम कमाई है, कैडबरी ने इनकम कमाई है, पर उसके प्रॉफिट 100 करोड़ से हुए हैं, उसके कुछ रिजर्व्स बढ़े होंगे, उसमें मेरा हिस्सा कितना है? मेरी इन्वेस्टमेंट आज 500 CR की नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ बढ़ गई होगी, इसलिए मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाती हूँ। मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाऊंगी आज मेरी इन्वेस्टमेंट 500 CR नहीं है, आज उसकी मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है।
मतलब इट्स डूइंग गुड, उस कंपनी की वैल्यू इज ओके इंक्रीजिंग, फेयर वैल्यू एक तरह से। और मान ओके लो ओके आगे जाके उस सब्सिडियरी ने जितने रिजर्व्स उसके इन्फ्लेटेड हैं, ठीक है, गुब्बारे बने हुए हैं, उन रिजर्व्स में से डिविडेंड बांट दिया, तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, ठीक है आगे जाके अगर डिविडेंड बांटती है तो ठीक है आगे, ठीक। फिलहाल ये समझ में आ गया कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर मेरी सब्सिडियरी ने प्रॉफिट कमाया है तो मेरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L हो जाएगा ना। टैक्स बुक्स का क्या गेम है, टैक्स बुक्स कहती हैं कि भाई सब्सिडियरी ने प्रॉफिट कमाया है, सब्सिडियरी जाने, तुमको जब वो डिविडेंड बांट देगी, तुमको जब वो पैसा कमा के देगी, रियलिटी में रियलाइज करके देगी, तब तुम इसको अपनी बुक्स में दिखा देना, मतलब बैंक डेबिट कर देना, टू P&L कर देना अगर तुमको डिविडेंड बांटती है तो। मान लो तुम्हें एक तो डिविडेंड बांट के दे सकती है, दूसरा और कैसे दे सकती है, अगर तुमने इन्वेस्टमेंट बेच बेच दी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो टैक्स बुक कहती है कि तुम, अभी हम प्रॉपरली लिखेंगे इसको, टैक्स बुक्स कहती हैं कि आप चलना रियलाइज्ड बेसिस पे जब तुम्हें एक्चुअली में मिल जाए, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहती है कि भाई हम तो ऐसा मनगढ़ंत हवाइया महल पे चलते चलेंगे, तुमने कमाया मतलब मैंने कमाया, मेरी किताबों में मैंने छाप दिया। तो इस नॉर्मली लिख लेते हैं, ये सब तो ज्ञान की बातें थी। यहां से नीचे लिखो जरा, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स investment value increases by the share of unrealized profit, or in tax books profit only on realization on selling or on receiving dividend। ठीक है, तो मैंने अभी कितना कमाया, 100 करोड़ कमाया है, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 75% की। ये टेबल जरा मुझे भर के बताओ, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और डेफर टैक्स। और यहां हम लिखेंगे ईयर वन एंड पर इन्वेस्टमेंट। कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, समझ नहीं आई।
पल्लवी, मुझे वैल्यू नहीं पता बट बढ़ जाएगी वो। अरे तो वैल्यू क्यों नहीं पता? सवाल पढ़ो, लिखी है अपन ने। अच्छा एक सेकंड, 75% से बढ़ जाएगी। एक सेकंड, 875। ना 875। 500 करोड़ की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी, 100 करोड़ कमाया है, उसमें से 75% उसका है। 100 करोड़ का कमाया? अच्छा, मैंने सीधे 75% से बढ़ा दिया उसको। क्वेश्चन देखो, ये लिखा है। वो मैंने ये क्वेश्चन लिखा ही नहीं था। फटाफट ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया। एक सेकंड, ले लिया। वो रफ के साथ में चला गया था मेरे को, मैंने लिखा ही नहीं। ओके। ठीक है ठीक है, ले लिया। शिप्रा टैक्स बेस कितना होगा? 500। करेक्ट, चलो। तो ये 575, 500 डिफरेंस आया 75 का। डेफर टैक्स बनेगा 75 का 30%, 22.5। 22.5। करेक्ट। ये हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट मेरी घट रही है तो ये बनेगा DTL। शैली दी, हाँ, ये जो 75% से आपने किया है, ये क्वेश्चन में ही था क्या? हाँ, ये रहा देखो। हाँ, अच्छा, 75%। नहीं नहीं, ये आपने प्रॉफिट बताया ना 100 CR। ये आपने 75% लिखा है, रुको ये रहा। आपने क्या वो लिखा? 100% ही हम लोगों ने नहीं लिख पाए क्योंकि वो रफ वाले पोर्शन के साथ में लिखा था जस्ट पहले, तो उसमें कंफ्यूज रह गया। ठीक है, हाँ, और आप ये, समझ रहे हाँ, तभी मैंने 500 का 75% निकाला। ओके। ये हो गया मेरे पास 75%। फर्स्ट लाइन में था 100 CR, ये रहा। नेक्स्ट, मेरा DTL बन चुका है 22.5 का। ये जो डिफरेंस है, विल दिस, लिखना इस चीज को भी। मैं इसको जरा इरेज कर रही हूँ। विल दिस एवर रिवर्स? ये क्या 75 का डिफरेंस कभी जीरो होगा? यस। जब पेमेंट मतलब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। परफेक्ट। तो लिखो आगे, व्हेन डिविडेंड will be distributed by Cadbury to Jelly. दूसरा, when Jelly will sell the investment, sell नहीं, sorry, sell the investment. इन दो केसेस में मेरा DTL रिवर्स होगा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू व्हाट? कि डिफरेंस ये मेरा कभी रिवर्स ही नहीं होगा, मतलब टेम्पररी डिफरेंस नहीं, परमानेंट डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो वो किस केस में होगा, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ वो कौन से केसेस होंगे जब ये डिफरेंस कभी रिवर्स ही नहीं होगा। एक्सेप्शन, इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी,
रिवर्स होता है दो केस में। एक तो क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताते हैं कि डिफरेंस रिवर्स हो रहा है। अब मान लो कंट्रोलर कौन है, कैडबरी का जेली लिमिटेड। जेली लिमिटेड ने ये डिसाइड कर लिया बीइंग द कंट्रोलर कि दूसरा कौन है, कैडबरी। कैडबरी लिमिटेड कभी भी, उसने ऐसा डिसाइड कर लिया जेली ने कि कैडबरी लिमिटेड कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, या फिर नहीं, और तो और जेली की इंटेंशन ये है कि फ्यूचर में कभी भी ये इन्वेस्टमेंट सेल नहीं होगी। एंड बेसिस पे जेली ने डिसाइड किया कि ना तो कभी डिविडेंड देंगे, मतलब कैडबरी से, ना ही कभी उसको हम सेल करेंगे। तो अगर मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया है, इसका मतलब कभी डिफरेंस रिवर्स नहीं होगा। लिखना, जेली लिमिटेड decides major shareholder controller no dividend will be distributed by Cadbury Limited. Of investment में Jelly decides that investment will not be sold. ना डिविडेंड मिलेगा, ना सेल करेंगे। रिवर्सल के दोनों दरवाजे बंद। If both the conditions are met, the difference will never get reversed. Therefore, it will be an temporary difference. Therefore, no DTA oblique DTL.
ठीक है, हाँ समझ आता है? आता है। ठीक, हाँ ओके। ये बात थी सब्सिडियरी की। सब्सिडियरी में एक बंदा सोल कंट्रोलर है, वो खुद अकेले डिसाइड कर लेता है। अब उन केसेस में बात करते हैं जो कि हैं एसोसिएट या जॉइंट कंट्रोल वाले, जिसमें आपके अकेले के चाहने से कुछ नहीं होगा। तो उसमें जो वर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे साथ एक या दो लोग और मिल करके, जहाँ पे फिर दोनों सबके मिलने से क्या एक कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाए, कंट्रोल या फिर कह लो कि मेजॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाए। तो तुम सबने मिल करके एक अग्रीमेंट कर लिया है, और ये डिसाइड किया है उस अग्रीमेंट में कि हम ना ही डिविडेंड देंगे और ना ही इसको सेल करेंगे। ऐसा कहाँ लिखा है? अग्रीमेंट में लिखा है। तो उस केस में भी हम डीटीए डीटीएल नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी लिख लेते हैं। इन केस ऑफ एसोसिएट, 20% से 50%, रफली मान लो इस परसेंटेज को। इन केस ऑफ एसोसिएट या फिर ऑब्लिक जॉइंट वेंचर, तो जेली लिमिटेड एक्वायर्ड 35% in Cadbury Limited, ये तो एसोसिएट वाले केस में हो गया। ऑब्लिक करके लिखना, होल्ड्स 25% इन कैडबरी लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर के लिए हो गया। इस केस में क्रिएट डेफर्ड टैक्स, वही कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, वही पुराना तरीका, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, डेफर्ड टैक्स, जो भी निकलेगा उसको क्रिएट करेंगे। एक्सेप्शन, जेली लिमिटेड प्लस अदर शेयर होल्डर्स of the company अग्रीमेंट करें that dividend will not be distributed and number 2, no sale of investment।
इस बात पे अग्रीमेंट हो जाए। If both the conditions met, then no DTA या DTN. Since difference is other than temporary difference. लिख लो तो बताना। लिख लिया। बात का ध्यान देना, कहीं भी परमानेंट डिफरेंस का नाम नहीं आता है, हमेशा टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। तो इसको एग्जाम में यही वर्ड को यूज करना, अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। अच्छा शैली दी, हाँ, आपने क्लासेस अपलोड कर दी यूट्यूब पे? बिल्कुल भी नहीं, उस एक के बाद कुछ गया ही नहीं है, मुझे इतना दुख है इस बात का। मेरे मुझे मतलब ना चाह के भी इस चीज का ना स्ट्रेस हो रहा है कि वो जा नहीं रही हो। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ, काम ना अटक जा रहा है। तो स्ट्रेस मत लीजिए। हाँ नहीं, ऐसे स्ट्रेस नहीं है, बट हाँ काम ना बढ़ना चाहिए आगे, तो कर कोशिश करते हैं पर वो फिर रुक जाता है, तो ठीक कोई है। बात नहीं, आप आराम से कर लीजिए, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हाँ हाँ, मतलब वो पहला वाला लेक्चर गया, मुझे लगता है 31 या 30 को वो अपलोड हुआ है। उसके बाद से सेकंड, और तुम्हें पता है सिर्फ ये उसके नेक्स्ट वाला अपलोड हो जाए उसके बाद फिर सारे बने हुए हैं, मतलब ऐसे के ऐसे ही डालने हैं एज इट इज। वो थोड़ा सेकंड वाले को थोड़ा सा कट पेस्ट करना है, वो जो नहीं आधी आधी करके क्लास हुई थी हाँ 31 की और नेक्स्ट वाली, तो जी। वही इशू कर रही है। फोन पे एडिट करना होता तो कर दिया होता कब का मैंने। खैर चलो, सबने लिखा क्या? हाँ चलो बढ़िया बढ़िया। इलस्ट्रेशन नंबर 11 और इलस्ट्रेशन नंबर 12, हाँ बस यही है, फटाफट देख लेंगे, जरा जरा से ऐसे इलस्ट्रेशन है, ऐसी ही तैसी कर दो इनकी। या सो इलस्ट्रेशन नंबर 11 पेज 8.7 बुक में ही हो जाएगा ये तो। देखो, on 1st April 2001, ABC Limited acquired 100% shares of XYZ Limited for rupees INR 4,373 crores. By 31st March 2005, XYZ Limited had made profits of INR 5 crore, which remains undistributed, distribute नहीं हुए। इसका मतलब गुब्बारे की तरह मेरी इन्वेस्टमेंट फूल रही है। हवा कैसे निकलेगी? डिविडेंड देके या फिर सेल करके। अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, 5 करोड़ का प्रॉफिट है और मेरी शेयर होल्डिंग कितनी है? 100%। दिस इम्प्लाइज कि पूरे 5 करोड़ मेरे ही हैं। Based on the tax legislation in India, the tax-based investment in XYZ Limited is its original cost. टैक्स क्या कहता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे रखो इन्वेस्टमेंट। Assume the dividend distribution tax rate applicable is 15%. Show deferred tax treatment. सबसे पहले डेफर्ड टैक्स का अमाउंट निकालो और फिर उसकी एंट्री पास करो।
मुझे सिर्फ एंट्री चाहिए और तीनों से चाहिए। पूरा 1 मिनट है तुम्हारे पास। 22:30 हो रहा है, 32 पे मैं बात करूंगी। टन 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 टन। दीक्षा भैया, अपने होने का सबूत दो। ओम 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 ओम। भगवान, दूसरे ग्रह से इससे जल्दी आवाज आ जाए। शैली दी। हाँ, तुम बता दो प्लीज। अरे एंट्री बताओ। हाँ, सीधा एंट्री बताओ एकदम। ओके, deferred tax, deferred DTL account debit to deferred tax expense account. एल डेबिट 0.7 टू डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अकाउंट। एक बार शिप्रा, एक बार थोड़ा सा चेक कर लो जरा, अमाउंट बताना जरा। 0.75. 0.75। जरा एंट्री बस कर लीजिए। हाँ, जरा एंट्री बस चेक करो। अमाउंट परफेक्ट है और लाइबिलिटी बनेगा परफेक्ट है। लाइबिलिटी डेबिट होती है कि क्रेडिट? सॉरी, या, क्रेडिट होगी। नो इश्यूज, नो इश्यूज। बाकी सब एकदम करेक्ट है। तो मेरी एंट्री बनेगी यहाँ पे डेफर टैक्स एक्सपेंस P&L डेबिट टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट 0.75 और 0.75। हाँ, रिवर्स भी हो जाएगी ना? रिवर्स? रिवर्स क्यों? कहीं लिखा है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया? अच्छा, बस अज्यूम करने को डेट ही लिखा है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं समझी नहीं, एक बार सवाल फिर से बताओ, क्या मतलब? नहीं नहीं, मुझे मैंने अज्यूम पढ़ा ना, तो रेट पढ़ा, साथ ही साथ मुझे लगा कि वो रिवर्सल भी अज्यूम करने को बोल रहा है, बट ओके नहीं बोल ओके रहा है। ओके। नहीं नहीं नहीं, सही। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 12। अच्छा देख लो, 1 मिनट। शो डेफर टैक्स ट्रीटमेंट है। शो डेफर टैक्स ट्रीटमेंट में जर्नल जरूर करके आना, ठीक है?
और 2-3 लाइनें हमेशा लिख दिया करो। तो यहाँ पे ऑल दो लिखा शो है पर कहीं भी उन्होंने शो नहीं किया, मतलब एक तरह से जर्नल डाली नहीं है, विच आई थिंक इज नॉट करेक्ट। तो जर्नल जरूर डालना और 2-3 लाइन भी लिखाना। तो ये जो देखो साफ वही चीजें लिखी है। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस ऑफ INR 5 therefore exist between the carrying value of the investment at the reporting date and its tax base। वही पूरे टेबल को इन वर्ड्स लिखा हुआ है। लास्ट लाइन पढ़ते हैं, therefore deferred tax on such temporary difference is generally not provided unless it is probable that the temporary difference will reverse in the foreseeable future। वो आगे की बात कर रहा है कि मान लो मुझे आगे दिख रहा है कि इसका रिवर्सल नहीं होगा, ऐसी उनकी डिविडेंड पॉलिसी है, तो आप टेम्परेरी डिफरेंस को रिकॉग्नाइज मत करना। ठीक है, तो पूरे आंसर को कंप्लीट करने के लिए क्या लिख के आना, 1 मिनट मैं ज़रा शिफ्ट कर लूँ अपने, ये रहा। तो पहले तो जर्नल डाल देना, स्टेप 1 जर्नल, स्टेप 2 फुल टेबल इन वर्ड्स, और पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, एक्सेप्शन वाली लाइन कि इन केस ये डिसाइड हो गया है कि डिविडेंड कभी नहीं देंगे, सेल कभी नहीं करेंगे, तो डेफर टैक्स को मत रिकॉग्नाइज करना, मत रिकॉग्नाइज करना। ये 3 हिस्सों में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी का आंसर लिख के आना। एक्सेप्शन वाली लाइन भी चिपका देना, अभी के अभी बुक में अंडरलाइन कर दो और लिखना भूलना मत। नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 12। ABC Limited acquired 50% of the shares in PQR Limited on 1st January 2001 for INR 1000 crore। 50% शेयर है आपकी। By 31st March 2005, PQR Limited had made profits of rupees 50 crore ABC Limited's share, which remained undistributed। कोई मुझे बता सकता है 1000 CR की इन्वेस्टमेंट है, 50 करोड़ के प्रॉफिट हुए हैं, ABC लिमिटेड का शेयर कितना है? जवाब देने से पहले फर्स्ट 2 लाइंस अपने आप से पढ़ो और फिर बताओ मुझे। $525। 1050। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1050 y। सेकेंड लाइन में ब्रैकेट्स में देखो क्या लिखा है, ABC लिमिटेड शेयर। तो ये जो 50 करोड़ की फिगर दी है ये ABC का ही पूरा शेयर है, इसको मुझे 50% नहीं करना है। तो मेरी भी फर्स्ट रीड में यही मैं इसको करती, 50 का सीधा 50% करती, पर वही बात है कि हम लोग ना सवाल में ये लोग ट्विस्ट कर देते हैं, तो हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ पाते। तो ये जो ABC लिमिटेड शेयर है बस इस इलस्ट्रेशन 12 में यही इसकी गुगली है, बाकी कुछ नहीं है, इसीलिए इसको हम अभी रीड कर रहे हैं। तो पूरा 50 करोड़ ABC का शेयर है, 1000 करोड़ की उसकी इन्वेस्टमेंट है। दिस इम्प्लाइज बैलेंस शीट में इस वक्त दिख रहा है ये 1050 पे। आगे, based on the tax legislation in India, the tax base of the investment in PQR Limited is its original cost. Assume the dividend distribution tax rate applicable is 15%. Show deferred tax treatment। 15% का टैक्स रेट चल रहा है, ठीक है। अब सीधी वही पुरानी बात है, ये मैं फटाफट से कर देती हूँ। 1050 है,
ये carrying amount 1050, tax base 1000, डिफरेंस 50, डेफर्ड टैक्स बनेगा 50 का 30%, 15 क्या हो रहा है, DTL हो रहा है और इसकी रेट एफ 15%। 15% है तो ये हो जाएगा 7.5। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस P&L डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 7.5, 7.5। वही पुराना काम, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी का क्वेश्चन है। 3 स्टेप में आंसर करेंगे। फर्स्ट स्टेप जर्नल, सेकंड स्टेप इन वर्ड्स और थर्ड स्टेप एक्सेप्शन वाली लाइन। कि हम भाई डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे इन केस वो डिसाइड करते हैं डिविडेंड पे नहीं करेंगे प्लस सेल नहीं करेंगे। ये 3 स्टेप्स में हम आंसर करके आएंगे। दैट्स इट। और एक एक बहुत छोटा सा एक 2 लाइन का डिस्कशन, क्योंकि ये पहले भी मेरे इलस्ट्रेशन में आया था, अभी याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं उसको पन्ना पलट के दिखवाऊंगी ना तो तुम्हें क्लिक करेगा। उस पर मैंने बोला था हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। तो वो क्या था, जरा पहले एक एग्जाम्पल क्या लिखना चाहिए हमें, नोट करके लिखो, फेयर में लिखना नोट। These above exceptions are not applicable on normal investment which is not investment in theory या associate या joint venture। मतलब अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का केस है, अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है विच इज सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर का केस नहीं है अगर, तो हम क्या करेंगे, इस पे ऑलवेज क्रिएट डेफर टैक्स। ठीक है, एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन कृष्णा लिमिटेड, मान लो किया मैंने 10%, क्या ये सब्सिडियरी है या एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। तीनों में से कुछ नहीं है। जो भी डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस होगा always create deferred tax।
even if question says that there is no intention of selling the investment. लिख लिया सबने? हाँ हाँ बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है, अगर सब्सिडियरी एसोसिएट जेवी का सवाल नहीं है, तो अगर सवाल कह भी दे कि आगे जाके डिविडेंड नहीं पे करेंगे, सेल नहीं करेंगे, फालतू की बातें, मुझे डेफर टैक्स फिर भी बनाना है। ऐसा एक सवाल ने हमारे साथ गेम करने की कोशिश की थी, पर उस वक्त हम लोग क्या थे, मासूम थे, बच्चे थे, हमें उनकी इंटेंशंस समझ ही नहीं आ रही थी कि वो हमें कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, और हम कंफ्यूज हुए भी नहीं क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि उसका मतलब क्या है। वो इलस्ट्रेशन था मेरा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 सेकेंड, 9 था। 9 का ए पे आओ। 9 के ए में लास्ट लाइन पढ़ो जरा। K Limited has no intention of selling the investment in the foreseeable future. K Limited has no intention of selling the investment in the foreseeable future. अगर ये सब्सिडियरी एसोसिएट का केस होता, मैं आंसर सीधा लिख के आती, तुम्हें सेल नहीं करना, हम डेफर टैक्स नहीं बनाएंगे। बट हियर दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सब्सिडियरी एसोसिएट और जेवी। चाहे तुम्हारा सेल करने का इंटेंशन ना भी हो, फिर भी मैं डेफर टैक्स बना के आऊंगी, और मैंने ए क्वेश्चन में डेफर टैक्स बनाया भी है। ठीक है, ठीक है। बस ठीक है। बस इतना ही था। आज जब मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, हो सकता है मुझे ये लाइन कंफ्यूज करे, इसी के लिए बस ये नोट लिखवाया। चाहो तो यहाँ रेफरेंस के लिए नीचे लिख लो अपने नोट्स में, इलस्ट्रेशन नंबर 9 का ए, ये इसी पर बेस्ड है कि एक सिंपल इन्वेस्टमेंट है, ना कि एसोसिएट, सब्सिडियरी या जॉइंट वेंचर। This we have come to an end. थैंक यू। You're welcome. क्लास नहीं खत्म हुई शिप्रा। हे, Chopra is very positive. He knows what to take. जल्दी ओवर कर दीजिए। What? ना ना ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो याद कर लो 5 मिनट, फिर बाकी 25 मिनट की क्लास। फिर बाकी क्या, बाकी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या बाकी? मैं कह रही हूँ 5 मिनट ईज आउट कर लो भले, फिर बाकी 25-30 मिनट की क्लास। या बाकी नहीं। 10 मिनट वाली बात नहीं समझ आई, बाकी सब समझ आ रहा है मुझे। शैली देखो अपने मतलब की बात समझ में आ रही है। रुको भाई, अरे आज easy जल्दी सा- छोड़ देती हूँ। जल्दी छोड़ सकते हैं मतलब, ऐसे ऐसे अब इतने प्यार से कहोगे तो फिर मुझे लगेगा कि मैं फालतू जुल्म कर रही हूँ, मतलब ऐसे ऐसे मत करो। आप अपना चेहरा देखे हो, आप जुल्म नहीं कर सकते। हम जुल्म आप पे कर सकते हैं। हाँ,
नहीं नहीं, कोई किसी पे नहीं करेगा। अरे बहुत ही ऐसा ऐसा इंडेक्स उठाएंगे, लगेगा कि अरे ये पहले क्यों नहीं पढ़ाया, ये तो हम हम ऐसे लोगों भी। ने अपने अपने तकिए उठा लिए हैं अच्छा। बहुत इंडेक्स। मैं नया नोट बना रही थी कि जिसमें हम ये चैप्टर शुरू कर सकें। अच्छा ठीक है, अब मैं एक चीज बोल दूं, मेरा ना एक्चुअली 90% डेटा यूज हो गया है। ओके तो अगर ओके, मैं ओवर हो जाऊँ तो समझ जाइएगा कि मैं चली गई। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। वैसे भी अरे जब मैं क्लास छोड़ूंगी फिर आधे घंटे के बाद फिर वापस से रिन्यू हो जाएगा, और फिर फ्री भी हो जाओगे तो आराम से चैट्स रिज्यूम कर सकते हो अपनी। फिलहाल फिलहाल पढ़ लेते हैं। एक तो ये दीक्षा है कहाँ, ये 5 जन दिख रहे हैं, ये कहाँ चली गई अपना फोन लगा के। अब दीक्षा स्पेशल गेस्ट है, हाँ, बहुत ही एक्सक्लूसिव अटेंडेंस देती है। करेक्ट। दीक्षा हो हाँ, या हाँ किसकी है? अभी इसलिए तुम्हारी थी। कहता कि नहीं, दीक्षा की अभी हाँ वाला। जल्दी आ गया, बस मैं यही डायलॉग मारना चाह रही थी। मैं हूँ। गुड गुड गुड। एक बार इंडेक्स 12 जिसको हमने खत्म किया, एक बार कॉन्सेप्ट बुक घुमा लें कि कोई कॉन्सेप्ट रह तो नहीं रहा है, ऐसे मुझे दिमाग में क्लिक किया। कल हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, बट एक बार इंडेक्स 12 को फटाफट से एक बार घुमा लेते हैं। सब लोग ज़रा कॉन्सेप्ट बुक खोलो। 8.2 डन था, 8.3 डन था, 8.4 पे थे हम लोग। डिटरमाइन टैक्स रेट्स फॉर डेफर्ड टैक्स, रेड वाली लाइंस पढ़ेंगे सिर्फ। फ्यूचर टैक्स रेट्स एक्सपेक्टेड टू अप्लाई टू द पीरियड्स व्हेन द डीटीए विल बी रियलाइज्ड और डीटीएल विल बी सेटल्ड। ये अपन ने पढ़ा हुआ है कि फ्यूचर के रेट्स लेने होते हैं। अगर मुझे फ्यूचर का रेट मालूम है तो हम वही लेंगे। और एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो हम कर चुके हैं। फिर क्या है, द DTA detail that arises from the revaluation of a non-depreciable asset, the tax rate applicable to the recovery of carrying amount through sale should be used। ये सब हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। ये मैं थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पढ़ के चल रही हूँ कि कहीं कुछ छूट ना गया हो। ऑल दिस हैज़ बीन कवर्ड। ये वो वाली लाइन है जब लैंड की बात कर रहे थे, जो डेप्रिशिएट नहीं होता है पर सेल होता है। तो इस केस में हम टैक्स रेट कौन सा लेते हैं, कैपिटल गेन वाला, और ना कि नॉर्मल टैक्स रेट। फिर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ये भी डन है। फिर कैलकुलेट एंड रिकग्नाइज डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स है, ठीक है ठीक है, पुरानी बातें। अकाउंटिंग फॉर डेफर्ड टैक्स क्या होती है, बकवास बकवास। Carrying amount of DTA DTL may change even though there is no change in the amount of related temporary difference। ठीक है ठीक है, एक बार इस चीज को रीड कर सकते हैं। देखो इधर आओ, पेज 8.6 पे ऊपर ही चार्ट के जस्ट नीचे वो ये कहना चाहता है कि मेरी अगर टेम्परेरी डिफरेंस नहीं बदल रहा है, ठीक है, डिफरेंस 20 का 20 ही है, उसके बाद भी मेरा डेफर्ड टैक्स का अमाउंट चेंज हो सकता है। ठीक है, वो कौन कौन से केसेस में होता है, इन केस टैक्स रेट बदल जाए। तो मान लो अगर तुम्हारा डिफरेंस पहले 20 था और आज भी 20 है, पर टैक्स रेट बदल गया है, तो तुम्हारी डेफर्ड टैक्स की अमाउंट बदल जाएगी। रीअसेसमेंट ऑफ द रिकवरेबिलिटी ऑफ द DTA, मान लो तुम्हें सेकेंड ईयर में लग रहा है डिफरेंस का अमाउंट उतना ही है, सेकेंड ईयर में लगने लगा कि अब फ्यूचर में प्रॉफिट्स पॉसिबल नहीं है, तो जो तुमने DTA बनाया था उसको हाथ के हाथ ख़त्म कर दो। फिर अ चेंज इन द एक्सपेक्टेड मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ एन असेट,
तुम्हारी डेप्रिसिएशन का रेट या कुछ भी रिकवरी जो प्लान था तुम्हारा, वो तुम्हारा चेंज हो रहा है। यूज करने का प्लान था, अब तुम सेल मतलब यूज करने से सेल के आइडिया पे चले गए हो, उस हिसाब से टैक्स रेट को बदल लेना अपने। क्या इस चीज पे एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है? क्वेश्चन तो इस पे नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ समझने के लिए है। नहीं। कह ओके, कहोगे तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नहीं तो आगे भी बढ़ सकते हैं। चल जाएगा ऐसे। ठीक है, चल जाएगा। ओके। फिर आते हैं हम लोग स्टेप 9, ऑफसेटिंग डेफर्ड टैक्स असेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बैलेंस शीट में हमेशा नेट करके आता है, सिर्फ एक आइटम दिख रहा होगा, या तो DTA या DTL। अलाउड ओनली इफ, अच्छा ऑफसेटिंग अलाउड कब होती है? ये सिर्फ थियोरेटिकल है। अलाउड तब होती है when entity has a legally enforceable right to set off current tax against current tax liability। current tax asset को आप set off कर सकते हो against current tax liability। and DTA and DTL relate to income taxes levied by the same taxation authority। जो तुम्हारे DTA DTL बन रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि वो GST के बना रहे हो आप और आपका करंट टैक्स आपका इनकम टैक्स का हो। सारे कुछ एक ही अथॉरिटी के होने चाहिए। फिर ये क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है, ऑल डन, ये भी डन है अपना। टेम्पररी डिफरेंस अराइजेस ऑन अदर देन गुडविल, गुडविल डन है। asset acquisition, ये भी डन है। शेयर बेस्ड पेमेंट कॉपी से सीधा देखेंगे। फिर है टेम्पररी डिफरेंस एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी, दिस इज ऑल्सो डन। एक बार ये चार्ट और देख लेते हैं। अच्छा, चार्ट से पहले एक बार नेक्स्ट पेज पे आओ, 8.9 में। सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन इंड एस 12 विज़र्विज़ AS 22। AS 22 पहले टाइम में होता था डेफर्ड टैक्स के लिए। एक बार RTP आएगी, उसमें हम लोग सिलेबस चेक कर लेंगे। अभी तक सिलेबस में, चाहो तो लिख लेना, अभी तक हमारे सिलेबस में 3 डिफरेंसेस हमारे सिलेबस में थे। ये थ्योरी क्वेश्चन में 2 मार्क का 4 मार्क का आ सकता है। लिखना इन सिलेबस इंड AS 12 वर्सेस AS 22, इंड AS 115 वर्सेस AS, इसका क्या बनता था, 20 होता था शायद, चेक कर लेंगे। 9 होता था तो शायद, 9 होता था, 9 होता था, 9, 7 और 9, 9 होता था कुछ। फिर है इंड AS 16 वर्सेस AS 19, ये 19 था। 16 लीजेस 116 करना। ये डिफरेंसेस हमारे सिलेबस में है। सबके 2-2 पॉइंट्स याद कर लेना, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस दिए 2 पन्ने के, कोई भी 2 चूज कर लेना।
2 नहीं तो सेफ साइड रहने के लिए आई वुड से 2 से 4 इनफ है, मोर देन इनफ है। 2 वाला मेरे लिए कंफर्टेबल है, इसलिए मैं कह रही हूँ। और हैविंग सेड दैट, इससे पहले ये जो चार्ट दिया है मेरे पास 8.8 में, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी ब्रांचेस, रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स एक्सेप्ट व्हेन, एक्सेप्शंस की बात है, पेरेंट कंट्रोल्स द डिविडेंड पॉलिसी and the parent has determined that those profits will not be distributed in the foreseeable future. Note the same considerations apply to investment in branches. इसमें ज़रा नीचे लिख लो, ये पॉइंट नंबर 1 है, प्रॉफिट्स विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज नो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट will happen. No sale of investment will happen. ये सब कुछ हम अपने कॉन्सेप्ट्स में कवर कर चुके हैं, अपने बुक्स के नोट्स को भी अपडेट कर रहे हैं बस, कि गलती से कभी हमको डाउट ना आ जाए. फिर ये सब्सिडियरी ब्रांचेस का था. एसोसिएट में भी मुझे लगता है एसोसिएट में तो कभी आप अकेले डिविडेंड पॉलिसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए वहां क्या लिखता है, अग्रीमेंट लिखता है. पॉइंट नंबर 1 अग्रीमेंट है. अग्रीमेंट किसके बीच होगा, वही हल्का सा ब्रैकेट में लिखना, पेरेंट विथ अदर शेयर होल्डर्स, पेरेंट विथ अदर शेयर होल्डर्स. और नीचे वही पॉइंट नंबर 2 बना के लिख दो, नो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल हैपन. सेम चीज, ये तीनों जगह मिसिंग है, तीनों डब्बों में. तीसरे डब्बे के नीचे भी यही लिख दो, एंड करके लिखना, एंड पॉइंट नंबर 2 नो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल हैपन. तीसरे बॉक्स के नीचे भी सेम चीज लिखना, एंड करके. ठीक है, इंडेस 12 एंड टू एंड फिनिश हो चुका है. कल इंडेस 102 में ही आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, चलो कल मिलते हैं फिर. कल है ना, कल तो वेंसडे ही है. चलो ओके, बाय बाय. आपका हफ्ता लंबा होने वाला है. क्या हुआ? आपका हफ्ता लंबा होने वाला है, आपको अभी से सैटरडे वाइब्स आ रही है. हाँ राइट राइट, कोई नहीं. चलो ओके ओके, बाय, गुड नाइट. गुड नाइट.